इस क्लास में हम बीए थर्ड ईयर के प्रादेशिक भूगोल अर्थात जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसका टॉपिक एशिया की कृषि से जो व्यापारिक फसलें हैं जिनमें से कुछ फसलों का हमने पहले अध्ययन कर चुके हैं और आज हम कपास के बारे में अध्ययन करेंगे। हम सब जानते हैं कि जो कपास है वो व्यापारिक फसलों में सबसे अधिक या बहुत अधिक या कह सकते हैं महत्वपूर्ण है। और वैसे तो देखिए आप लोग कपास जो है उसको एशिया का ही मूल पौधा मानते हैं। इसकी कृषि के लिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 50 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक होती है। स्वच्छ आकाश होना चाहिए, चमकीली धूप होनी चाहिए, पाला रहित मौसम होना चाहिए और जो मिट्टी है वो काली लावा युक्त होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं एशिया की जो कपास की जो खेती है उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में। एशिया में विश्व की लगभग 60% कपास उत्पादित होती है और मूल रूप में जैसे देखा जाए तो एशियाई रूस और रूस से जो अलग हुए देश हैं वे और चीन और भारत आदि में कपास का बहुत अधिक उत्पादन होता है। जबकि जो भारत है वहाँ पर 2015-16 में तो कपास बहुत ज़्यादा उत्पादित हुई थी। यहाँ पे दक्षिण का पठार, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कपास बहुत अधिक उत्पादित होती है। करीब 15-16 में यहाँ पे 259 लाख पौधों का उत्पादन हुआ था, कपास के पौधों का या गांठों का। चीन जो है वो एशिया का द्वितीय कपास उत्पादक देश है। इसका मुख्य उत्पादन जो होता है इस चीन में उत्तरी और मध्य चीन में होता है, हुआंगो और यांगटीसी नदियों की घाटियों में भी होता है। 15-16 में यहाँ पर कपास का उत्पादन कम से कम 220 लाख टन गांठ हुआ था। और जो एक गांठ होती है आपकी जानकारी में पता होना चाहिए कि वो 450 किलोग्राम की होती है, 480 किलोग्राम की होती है। पाकिस्तान में सिंधु बेसिन में बहुत अधिक कपास उत्पादित होता है। सन 15-16 में 70 लाख गांठों का उत्पादन हुआ था। और एशिया में जो कुछ देश ऐसे हैं जैसे कि टर्की, इराक, ईरान, कजाकिस्तान, यहाँ पर कपास का उत्पादन होता है। आप एक बार कपास का उत्पादन नक्शा बनाकर और उसमें देख सकते हैं। वैसे हम चाहें तो जैसे आप देखिए कि जैसे हम लोग एक बार नक्शा बना लें एशिया का और उसमें ये जो डिफरेंट टाइप की जो फसलें हैं इन फसलों को अलग अलग सिंबल्स देते हुए या छाया आभा देते हुए और उनको नक्शे में दिखा करके हम आसानी से इनका अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जूट की। ये जो रेशे वाली फसल है इससे टाट, सूतली आदि बनाए जाते हैं और ये उष्ण जलवायु का पौधा है। कम से कम इसके लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए और 150 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। जहाँ ज़्यादा बारिश होती है जैसे कि डेल्टाई प्रदेश वहाँ पर ये बहुत अधिक उत्पन्न होता है। एशिया में जो है भारत और बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है। यहाँ पर विश्व का 97% जूट उत्पादित होता है और चीन, थाईलैंड और म्यांमार में जूट काफ़ी उत्पादित होता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो भारत है उसमें वहाँ पर जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। भारत का जो वार्षिक उत्पादन है करीब करीब 151 लाख मीट्रिक टन है। जबकि जहाँ पर पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम और उत्तर प्रदेश राज्यों में जूट का उत्पादन होता है। बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो है प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ पर नारायणगंज, देवरा, सिरसागंज और उत्तरी क्षेत्र में जूट का उत्पादन होता है। प्रतिवर्ष करीब करीब 80 लाख मीट्रिक टन जूट उत्पादित किया जाता है। इसके अलावा थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल और वियतनाम में सीमित मात्रा में जूट का उत्पादन होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं गरम मसालों की। गरम मसालों में
जो एशिया का जो विशेष तौर पे दक्षिणी पूर्वी एशिया है वहाँ पर गरम मसाले बहुत अधिक होते हैं। इनकी कृषि जो है वो औपनिवेशिक काल में प्रारंभ की गई थी क्योंकि सारे मसाले जो हैं उष्णकटिबंधीय उपज वाले हैं। शीतोष्ण प्रदेशों में इनकी मांग बहुत ज़्यादा होती है। गरम मसालों में जैसे इलायची, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, सौंठ, जायफल आदि आते हैं। इंडोनेशिया, भारत, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, फिलिपीन और में गरम मसाले बहुत ज़्यादा उत्पादित होते हैं। इसके अलावा एशिया में नारियल, सिनकोना, तंबाकू, खजूर आदि की कृषि होती है। अब ये कुछ हमने व्यापारिक फसलों की बात की है। अब चूँकि आज ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है, लेकिन क्योंकि ये अभी काफ़ी हमारा इस वीडियो में समय बाकी है, तो आज ही मैं थोड़ा सा आपको जो हमारे एशिया की खनिज और शक्ति संसाधन है उनका शुरुआत करना चाहूँगी। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए प्रमुख रूप से हमें खनिज और शक्ति संसाधन की आवश्यकता होती है। अब एक तरह से जो खनिज हैं वैसे तो प्रकृति प्रदत्त अनुपम उपहार हैं, मतलब हमें नेचर से ही मिले हैं। उनके माध्यम से हम ना मतलब क्षेत्रीय प्रगति तो होती है, स्थानीय प्रगति, इसके अलावा विदेशों में भी विदेशों से व्यापार का भी विकास होता है। देखा जाए तो जो खनिजों की उपलब्धि है उनका संबंध मूल रूप से क्षेत्रीय संरचना से होता है। इसका मतलब ये है कि इस प्राचीन भूगर्भिक क्षेत्र ही खनिजों से संपन्न होते थे। शक्ति संसाधन जहाँ एक और औद्योगिक विकास को नियंत्रित करते हैं, वहीं दूसरी ओर परिवहन व्यवस्था को भी प्रभावित करते हैं। देखा जाए तो ये खनिज और शक्ति संसाधन जो हैं वो परिवहन और औद्योगिक विकास, ये सब एक दूसरे के पूरक होते हैं। सामूहिक रूप से एक तरह से स्थानीय क्षेत्र का या स्थानीय रूप से उस क्षेत्र का बहुत अधिक विकास इन्हीं पर आधारित होता है। अब जो एशिया है वहाँ पे देखिए, अब खनिज और शक्ति जब पढ़ेंगे ना हम, इन खनिज और शक्ति संसाधन में देखना बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। यहाँ तक कि मतलब इनके वितरण में भी विविधता पाई जाती है, यानी कहीं कोई खनिज पाया जाता है, कहीं किसी जगह पर कोई खनिज पाया जाता है, और कहीं बिल्कुल ही खनिज नहीं पाए जाते हैं, कहीं बहुत अधिक खनिज पाए जाते हैं। और साथ में ये जो है इनकी उत्पादन की मात्रा में भी बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। अब एशिया में जो है जैसे जो खनिज हैं उनके बारे में कहा जाता है कि जब विश्व के दूसरे देश अज्ञान के अंधकार से ग्रस्त थे, उस समय में मतलब इतना ज्ञान लोगों को नहीं था, उसमें चीन और भारत में धातु तकनीक का विकास हो गया था। इस क्षेत्र में संपूर्ण एशिया, मानसून एशिया अग्रणी नहीं था, बल्कि भारत और चीन ने मुख्य रूप से खनिज और उसके उपयोग के संबंध में ज्ञान का विकास हुआ था। भारत में लौह खनिज और उसके उपयोग का बहुत अधिक प्रचलन था। लौह धातु के साथ साथ अन्य कई खनिजों का मिला करके उसे कठोर बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। चीन में कांसे का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता था। आजकल तो कांसे के बर्तन बिल्कुल नहीं चलते हैं। वर्तमान युग में जो भूगर्भिक सर्वेक्षण किए गए उसमें एशिया के विभिन्न प्रदेशों में तांबा, टीन, सल्फर, पारा, सोना, हीरा, जस्ता आदि मिलते हैं। अब वर्तमान समय में हम देखें तो एशिया जो है विश्व में बहुत सारे ऐसे खनिज हैं जिनके उत्पादन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वर्तमान समय में जितने भी खनिज हैं उनके उत्पादन में बहुत सारी संभावनाएं बहुत हैं। जैसे यहाँ पर जो भी खनिज और शक्ति संसाधन पाए जाते हैं उनके आधार पर ही हम एशिया का विकास और भविष्य की प्रगति के प्रारूप के निर्धारण हेतु इनका अध्ययन हमें बहुत अधिक आवश्यक भी है। अब बात करते हैं हम खनिज की। तो इन खनिजों में एशिया का बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे यहाँ आप देखिए
कुछ जैसे मैं आप बात करती हूँ यहाँ पे एशिया में तीनों प्रकार की खनिज, जैसे तीनों प्रकार की खनिज का मतलब ये है कि धात्विक, अधात्विक और बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। अब सबसे पहले जब हम यहाँ पर धात्विक खनिजों की बात करेंगे कि इन धात्विक खनिजों में कौन कौन से खनिज आते हैं। इन धात्विक खनिजों का प्रयोग भी हम लोग औद्योगिक उत्पादों में करते हैं, यानी कि जो भी औद्योगिक उत्पादन उसमें इनका उपयोग किया जाता है। इनका एशिया में वितरण बहुत ज़्यादा समान है। एशिया में भारत, चीन, मलेशिया, जापान, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया, म्यांमार, वियतनाम, ईरान, टर्की, कजाकिस्तान, मंगोलिया इन देशों में धात्विक खनिज पाए जाते हैं, लेकिन अधिकांश देशों में इनकी मात्रा सीमित है। जैसे जापान जो है वहाँ पे बहुत सारे धात्विक खनिज हैं, लेकिन मात्रा इतनी सीमित है कि वो उस देश की औद्योगिक आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकती। अब देखा जाए तो भारत, चीन, म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस में अनेक धातु बहुत महत्वपूर्ण रूप में पाए जाते हैं। भारत में लोहा, अभ्रक और मैंगनीज का बहुत पर्याप्त भंडार है और एल्यूमिनियम भी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। चीन मैंगनीज, टंगस्टन, एल्यूमिनियम और एंटीमनी का पर्याप्त भंडार रखता है। मलाया में टिन एवं एल्यूमिनियम, म्यांमार में तांबा, सीसा, जस्ता और टंगस्टन, इंडोनेशिया में टिन और एल्यूमिनियम, फिलीपींस में क्रोमियम, लोहा, मैंगनीज, तांबा बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं लोहा धातु की, यानी कि आयरन ओर की। जो लोहा धातु है वो उसका एशिया में पूरे विश्व का लगभग 22% उत्पादित होता है। और जो कच्चा लोहा है, जैसे उसके 4 प्रकार होते हैं, हम सभी जानते हैं कि हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडराइट, चारों प्रकार उत्पादित होते हैं। इसमें सबसे जो सर्वोत्तम प्रकार का लोहा होता है वो होता है हेमाटाइट, और वो भारत, चीन और कोरिया में मिलता है। इसमें लोहे का अंश करीब करीब 72% से अधिक होता है। और जो चीन है वो वहाँ पर भी बहुत अधिक मात्रा में लोहे का उत्पादन किया जाता है। करीब करीब विश्व का 41% लोहा यहाँ उत्पादित होता है। चीन में हांगकाओ के निकट ताही की लोखान तथा हुपेऊ और चिंगलिंग, ये इन क्षेत्रों में बहुत अधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है। अब इसके अलावा शांटुंग, शांसी, चिंघाई इन राज्यों में भी लोहा बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। लोहे का जो वर्तमान उत्पादन है उसके अलावा इसका जो भंडार भी दोनों दृष्टि से चीन महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कहा जाता है कि करीब सुरक्षित जो लोहा भंडार है करीब करीब यहाँ चाइना में 1984 करोड़ मीट्रिक टन है। और भारत भी इस दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। भारत का आधे से अधिक लोहा बिहार की सिंहभूमि, उड़ीसा की मयूरभंज और क्योंझर की खानों में निकाला जाता है। और दूसरे उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक हैं। यहाँ का 2016 में मतलब उत्पादन हुआ था करीब करीब 129 मिलियन टन, और सुरक्षित भंडार भी करीब करीब 3130 करोड़ मीट्रिक टन, और उच्च और मध्यम कोटि के करीब करीब पाए जाते हैं, और करीब करीब 8500 करोड़ मीट्रिक टन निम्न कोटि का लोहा पाया जाता है। एशिया के दूसरे उत्पादकों में जैसे कि है उत्तरी कोरिया, जापान, मलेशिया, ईरान, टर्की, कजाकिस्तान, फिलीपींस आदि, और बहुत सीमित मात्रा में दक्षिणी कोरिया, थाईलैंड और पाकिस्तान में भी पाया जाता है। अब चूँकि देखिए किसी एक अन्य खनिज को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा, जैसे टाइम भी बहुत कम है, तो हम ये बात कर लेते हैं कि इसमें हम धात्विक खनिजों में अभी तो मैंगनीज और टंगस्टन और टिन आते हैं, तो अगली क्लास में इनकी बात करेंगे। और दूसरे धात्विक खनिजों में जैसे कि तांबा, क्रोमाइट, सीसा, जस्ता, निकल, बॉक्साइट और मॉलिब्डेनम, इसकी बात करेंगे। इसके अलावा जो अधात्विक खनिज हैं उनमें आते हैं बहुमूल्य रत्न और खनिज, जैसे कि मोती, हीरे, माणिक्य, सोना, चांदी, इनकी बात करेंगे। और इसके अलावा शक्ति संसाधन जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत,
इनकी बात करेंगे तो देखा जाए तो इनमें ये कहा जाता है जो धात्विक खनिज हैं उनमें करीब करीब जो है जो मैंगनीज़ है उसका उपयोग हम लोग लोहे से इस्पात बनाने में करते हैं। और जो एशिया में मैंगनीज़ का उत्पादन है बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ये करीब करीब पूरे विश्व का 12% मैंगनीज़ यहाँ उत्पादित होता है। तो यहाँ पर करीब करीब मतलब आप देख लीजिए कुछ क्षेत्र हैं जैसे कि एशिया क्यांगसी, हुनान, कांशू क्षेत्र ये चाइना के क्षेत्र हैं जहाँ पर कि बहुत अधिक मैंगनीज़ उत्पादित होता है। एशिया के कुछ देशों में जैसे कि भारत में भी मैंगनीज़ का उत्पादन बहुत काफ़ी मात्रा में होता है। वार्षिक उत्पादन करीब करीब 21 लाख मीट्रिक टन है। और भारत में उड़ीसा में सबसे अधिक मैंगनीज़ उत्पादित होता है। दूसरे राज्य हैं जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार आते हैं। और कुल जो संचित भंडार है वो है 18 करोड़ मीट्रिक टन। जो चाइना है वहाँ पर एशिया का काफ़ी मैंगनीज़ उत्पादित होता है जहाँ यहाँ पे मतलब प्रतिवर्ष 3 मिलियन टन मैंगनीज़ का उत्पादन होता है। अब जैसे जापान, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, थाईलैंड में भी मैंगनीज़ काफ़ी मात्रा में उत्पन्न होता है। अब हम बात करते हैं टंगस्टन की। तो जो टंगस्टन है इस धातु का उपयोग भी लौह धातु को कठोर इस्पात में बदलने के लिए किया जाता है। जो टंगस्टन है वो भी काफ़ी उत्पादित होता है। तो जो मतलब पूरे एशिया में विश्व का 78% टंगस्टन उत्पादित होता है। और बाकी देशों में चाइना, उत्तरी दक्षिणी कोरिया, थाईलैंड, जापान, म्यांमार, मलेशिया और भारत आदि आते हैं। चीन जो है वो टंगस्टन उत्पादन करीब करीब विश्व का 75% करता है। उसकी मात्रा है 14,000 मीट्रिक टन। चीन जो है टंगस्टन उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। और ये टंगस्टन वुल्फ्राम धातु से प्राप्त किया जाता है। वुल्फ्राम धातु से प्राप्त किया जाता है। इसके प्रमुख क्षेत्र हैं क्यांगसी, क्वांतुंग, हुनान और होपे। मलेशिया और थाईलैंड में टंगस्टन को टीन का जो उपोत्पाद यानी कि उसका सब्स्टिट्यूट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं टिन की। तो एशिया में विश्व का लगभग 70% टिन उत्पादित होता है। और चीन जो है विश्व का सबसे बड़ा टिन उत्पादित क्षेत्र है। 2016 में यहाँ पे 296,000 मीट्रिक टन टिन का उत्पादन किया गया था जो विश्व का 42% है। करीब करीब दक्षिणी यूनान, हुनान और क्वांगसी में टिन बहुत अधिक उत्पादित होता है। इंडोनेशिया, म्यांमार, वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड यहाँ पे टिन उत्पादित होता है। टिन के उत्पादन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता रहता है। कभी बहुत कम हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा होता है। पूर्वी जो देश हैं विश्व के उनमें मलेशिया सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है टिन का। और अब तो चीन जो है वही सबसे ज़्यादा टिन उत्पादित करता है। और इसके अलावा मलेशिया का चौथा स्थान है। अन्य धात्विक खनिजों में जब हम बात करते हैं तो उसमें जो तांबा है उसका उत्पादन जापान, चीन, कजाकिस्तान, फिलीपींस, भारत और उत्तरी कोरिया में उत्पादित होता है। जापान बहुत अधिक तांबा उत्पादित करता है। मुख्य क्षेत्र इसके उत्तरी होन्शु और शिकोकू है। इसके अलावा आप देखिए आगे क्रोमाइट है वो भारत, पाकिस्तान और वियतनाम में उत्पादित होता है। और मोलिब्डेनम केवल फिलीपींस में पाया जाता है। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो एक लाइन में आते हैं। क्योंकि मोलिब्डेनम का भंडार केवल फिलीपींस में पाया जाता है।
और निकिल जो है वो म्यांमार, इंडोनेशिया और कजाकिस्तान में मिलता है। सीसा जस्ता चीन, भारत, जापान, उत्तरी दक्षिणी कोरिया, थाईलैंड, मलेशिया में होता है। और जो बॉक्साइट है वो भारत, मलेशिया, चीन, इंडोनेशिया, टर्की, सऊदी अरब और कजाकिस्तान में होता है। और एंटीमनी जो है वो चीन में सबसे अधिक प्राप्त होता है, यानी प्रथम स्थान है चीन का। थोड़ा थोड़ा जापान और थाईलैंड में होता है। तो ये हमने आज थोड़ा सा धात्विक खनिजों की बात की है। अगली क्लास में हम अधात्विक खनिजों की बात करेंगे।